गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम 27 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी पास्ड इन ऑप्शन ए इज ओनली लोकसभा, ऑप्शन बी इज ओनली राज्यसभा, ऑप्शन सी इज बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो कहां पर पास किया जाता है, कहां पर पास किया जा सकता है? अकेले लोकसभा में, अकेले राज्यसभा में, पार्लियामेंट के दोनों सदन में, या फिर इनमें से तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का सोर्स देख सकते हैं। सो रिसेंटली जो ऑपोजिशन पार्टीज है उन्होंने प्लान किया है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन है जो वो प्लान जो है मूव करेंगे अभी जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, उनके अगेंस्ट लोकसभा में। So opposition parties belonging to the Indian National Developmental Inclusive Alliance or India plan to move a no confidence motion against the Narendra Modi government in the Lok Sabha to force the Prime Minister to speak on Manipur unrest. So जो मणिपुर अनरेस्ट है उसी की वजह से उनपे प्रधानमंत्री जी को कि आप उस पे क्या बोलोगे, उसके बारे में क्या कर रहे हो, वो कोर्स ऑफ एक्शन उन सभी के वजह से ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये उनके अगेंस्ट लोकसभा में मूव किया जाएगा। आपको यहाँ पर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है उसके बारे में आपको क्या क्या बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे अभी। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ये एक पार्लियामेंट मोशन है जो कि लोकसभा में मूव किया जाता है अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है पूरी के अगेंस्ट है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। स्टेटिंग दैट, क्या स्टेट करता है ये मोशन कि वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दे आर नो लॉन्गर डीम्ड फिट टू होल्ड पोजीशन, कि वो अभी फिट नहीं है वो पोजीशन होल्ड करने के लिए, उनकी इनएडिक्वेसी है इन सम रिस्पेक्ट और देयर फेलियर टू कैरी आउट देयर ऑब्लिगेशन। सो इसी वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो जो मूव किया जाता है। आप इसको लेमैन लैंग्वेज में ऐसे भी याद कर सकते हो। नो कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है कि हमें यहाँ पर ट्रस्ट नहीं रहा, तो वैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है आप ये दिखाने के लिए कि यू आर नो लॉन्गर डीम्ड फिट टू होल्ड द पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा में ये मूव किया जाता है। इसके लिए कोई भी प्रायर यानी कि पहले कोई भी रीजन है वो स्टेट करने की जरूरत नहीं होती लोकसभा में। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये गवर्नमेंट में ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है रूल 198 के अंडर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई भी जो है कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन मेंशन नहीं है, तो ये जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ऑल्दो जो आर्टिकल 75 है ये स्पेसिफाई करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन या कॉन्फिडेंस मोशन कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस को अगर एडमिट करना हो मिनिमम 50 मेंबर्स की जो है सपोर्ट चाहिए हाउस में मूव करने के लिए। उसके बाद जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं अगर वो सेटिस्फाई होते हैं कि जो मोशन है इट इज इन द ऑर्डर, तो वो हाउस को पूछते हैं कि मोशन को अडॉप्ट किया जा सकता है नहीं। अगर मोशन को हाउस में लोकसभा में पास किया जाए तो जो गवर्नमेंट है जो जिसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन जो मूव किया गया था उसको जो है रिजाइन करना पड़ेगा। इट इज बाउंड टू वेकेट द ऑफिस। नो कॉन्फिडेंस मोशन को मेजोरिटी वोट चाहिए होती है हाउस में पास होने के लिए। इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो 1963 में मूव हुआ था। अभी तक जो है टोटल 26 टाइम्स जो ये मूव हो चुका है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा बार नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस किया था पिछले 25 साल में। ये 2008 की जो है ये जो पिक्चर है, क्योंकि लास्ट टाइम अभी से पहले लास्ट टाइम 2008 में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो मूव किया गया था लोकसभा में। 2008 से पहले जो 25 साल थे उस टाइम 3 बार जो लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किए गए उसकी ये डिटेल है। जुलाई 1993 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये मूव किया गया था बबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद, लेकिन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कॉन्फिडेंस वोट जीत ली थी। 1999 में वाजपेयी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये मूव किया गया था, लेकिन जो गवर्नमेंट थी वाजपेयी गवर्नमेंट इट लॉस्ट बाय 1 वोट।
2003 के अगस्त में वाजपेयी गवर्नमेंट के अगेंस्ट फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया था, लेकिन इस बार गवर्नमेंट जीत गई थी। जुलाई 2008 में एक ट्रस्ट वोट था, जब जो सीपीएम लेड लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट थी उन्होंने मनमोहन सिंह गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट विदड्रॉ कर लिया था, वापस ले लिया था। क्यों? इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की वजह से। और जो गवर्नमेंट थी, रूलिंग गवर्नमेंट मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, उन्होंने मेजोरिटी प्रूव कर दी थी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आपको पता होने चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ए, दैट इज ओनली लोकसभा। आपको पता होना चाहिए कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पास होता है, मूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच कंट्री री एंटर्ड द यूनेस्को? हाल ही में कौन से देश ने यूनेस्को में दोबारा से एंटर किया है? ऑप्शन ए है यूक्रेन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है यूएसए एंड ऑप्शन डी है इंडिया। अब इसका भी यहाँ पर सोर्स देख सकते हो। जो यूएस की फर्स्ट लेडी है जिल बाइडन, शी मार्क्स यूएस री एंट्री इन यूनेस्को विद द पेरिस सेरेमनी। तो पेरिस सेरेमनी अगर आपसे पूछ लिया जाए किससे रिलेटेड है, यूएसए की री एंट्री से रिलेटेड है यूनेस्को में। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो यूएसए था इसने जो अनाउंस किया था कि हम यूनेस्को में री एंट्री लेंगे, पहले तब भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन अभी ऑफिशियली ये हो गया है, तभी हम ये दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। सो दैट आपको पता होना चाहिए। आपको दोबारा से, अगर पहले तब आपने वीडियो देखी होगी तो दोबारा से आपकी रिवीजन हो जाएगी। पिछले 5 साल में कुछ इशू था उसके कंट्रोवर्शियल, वो 5 साल के बाद अब दोबारा से री एंटर हो रहा है। जो यूनेस्को है, इसके बारे में अगर हम बात करें, इसके 193 मेंबर स्टेट्स थे पहले, और उन्होंने 193 मेंबर्स ने वोट किया था कि यूएस को हम री एंट्री के लिए अप्रूव करते हैं। हमने उसके फेवर में वोट की। तो इस यहाँ पर जो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं, उनको भी आपको, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, ऑड्रे अज़ाउले, जिन्होंने फॉर्मली साइन किया है यूएस बिकमिंग द 194th मेंबर, और उन्होंने फ्लैग राइटर भी थे एजेंसी के इस टाइम पे। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बारे में आपको ये, अभी आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि क्या इंडिया यूनेस्को का मेंबर है या नहीं, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एक और चीज, मैं डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको वीडियो में पूछती हूँ, लेकिन सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट होते हैं जो रेगुलर बेसिस पर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैं रिक्वेस्ट यू कि सभी इसमें पार्टिसिपेट करें, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, आपकी एक्टिव लर्निंग होने वाली है। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज यूएसए। और यूएसए को इंक्लूड करके अभी यूनेस्को के कितने मेंबर हो गए हैं? 194। और दूसरा आपके लिए क्वेश्चन है कि यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहां पर है, वो भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिस्टम ऑफ बैंकिंग वेयर बैंक्स डू नॉट लेंड डिमांड डिपॉजिट्स एंड इंस्टेड इट ओनली लेंड फ्रॉम द टाइम डिपॉजिट। एक सिस्टम है बैंकिंग का जहां पर जो बैंक्स हैं वो डिमांड डिपॉजिट को लेंड नहीं करते, यानी कि उसमें से लेंडिंग कोई लोन नहीं देते, सिर्फ जो टाइम डिपॉजिट होते हैं उसी में से लेंडिंग करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है कैश रिजर्व्ड बैंकिंग, ऑप्शन बी इज 100% रिजर्व बैंकिंग, ऑप्शन सी इज मॉनिटरी बैंकिंग एंड ऑप्शन डी इज लो रिस्क बैंकिंग। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं। सो फुल रिजर्व बैंकिंग क्या है? जहां पर जो बैंक्स हैं वो अकेले कस्टमर की मनी के कस्टोडियन की तरह एक्ट करते हैं। फुल रिजर्व बैंकिंग को 100% रिजर्व बैंकिंग सिस्टम भी बोला जाता है, और इसके अंडर बैंक्स प्रोहिबिटेड होते हैं कि वो लोन नहीं देंगे विदाउट एक्चुअल कैश इन देयर वॉल्ट्स, कि उनके वॉल्ट्स में जब तक एक्चुअल कैश नहीं होगा उस टाइम तक वो लोन नहीं देंगे। हाउएवर जो ओपोनेंट्स हैं वो बिलीव करते हैं कि ऐसा जो बैंकिंग सिस्टम है वो बैंक लेंडिंग को रिस्ट्रिक्ट करता है। आपको ये जो व्यू पॉइंट है ये इतना कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फुल रिजर्व बैंकिंग क्या है? इसको 100% रिजर्व बैंकिंग बोलते हैं। ऐसा सिस्टम बैंकिंग का जहां पर बैंक को जो ऐसी मनी लोन देने के लिए अलाउ नहीं होता जो वो कस्टमर्स से डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में रिसीव करते हैं। एक होता है टाइम डिपॉजिट, एक होता है डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कस्टमर को मिलेगा विद जो प्री फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया जो एफडी है आपकी, रेकरिंग डिपॉजिट हो गया, आरडी हो गया, है ना। तो और जो अगर हम बात करें इसकी डिमांड डिपॉजिट की, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जो आप नॉर्मल अपने जैसे सेविंग बैंक में कुछ भी डिपॉजिट करते हो वो आपके डिमांड डिपॉजिट होते हैं, जो कभी भी आप डिमांड करके बैंक से मांग सकते हो और बैंक को आपको देने पड़ते हैं, विदड्रॉ आप कर सकते हो। Demand deposits are deposits that the customers can withdraw from the bank at any point in time without any prior notice.
तो जो फुल रिजर्व बैंकिंग होती है इसके अंदर बैंक्स को जरूरी होता है कि वो सारी मनी जो उसको कस्टमर से डिमांड डिपॉजिट की तरह मिली उनके वॉल्ट में रखे हमेशा के लिए, उसको लोन की तरह ना दे। इस केस में बैंक सिंपली कस्टोडियन की तरह, डिपॉजिटर के कस्टोडियन की तरह एक्ट करता है उनकी मनी के, और कुछ उनसे फीस भी ले सकता है डिपॉजिटर से फॉर द सर्विस ऑफ सेफ कीपिंग दैट दे ऑफर टू द डिपॉजिटर्स। ये अभी जो आजकल का बैंक सिस्टम है उससे कंट्रास्ट है, जहां पर बैंक क्या है, ब्याज देते हैं आपको। अगर आप सेविंग बैंक अपने अकाउंट में पैसे रखते हो तो आपको कुछ ब्याज मिलता है, लेकिन जो फुल रिजर्व बैंकिंग होता था इसमें बैंक आपसे चार्ज करता था आपके पैसे रखने के लिए। तो और वर्ड्स में आप इसको क्या बोलते हो कि फुल रिजर्व बैंकिंग में बैंक्स को एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो रिजर्व है उसको होल्ड करना है, उसको 100% उनकी लायबिलिटी होगी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। लायबिलिटी क्या है कि जब भी कस्टमर आपसे आके मांगेगा तो आप लायबल हो उसको देने के लिए। दिस इज टू इंश्योर दैट बैंक्स कैन सक्सेसफुली मीट द रिडेम्पशन डिमांड्स फ्रॉम द डिपॉजिटर्स। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 100% रिजर्व बैंकिंग, जिसको फुल रिजर्व बैंकिंग भी बोला जाता है। Next question is the projected GDP growth of India for financial year 24 by the IMF is। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को कितना प्रोजेक्ट किया है। ऑप्शन इज 5.9%, ऑप्शन बी इज 6.9%, ऑप्शन सी इज 6.2% और ऑप्शन डी इज 6.1%। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हो। आईएमएफ ने इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो बढ़ा दिया है। पहले आईएमएफ ने बोला था कि 5.9% प्रिडिक्ट किया था, लेकिन अभी 6.1% है इंडिया का प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट एज पर आईएमएफ। तो इसके अकॉर्डिंग यूएस का इन्होंने सिर्फ 1.8% दिया है इन CY 2023। इसकी जो डिटेल्स हम वीकली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 6.1%। The next question is the करतारपुर कॉरिडोर is built on which river? करतारपुर कॉरिडोर कौन सी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है यमुना एंड ऑप्शन डी है गोदावरी। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का भी सोर्स देख सकते हो। सो जो पिलग्रिमेज है, जो धार्मिक यात्रा है थ्रू द करतारपुर कॉरिडोर, इट रिज्यूम्स, ये दोबारा से स्टार्ट कर दी गई है। वाटर सिचुएशन थी जो रावी रिवर में वो अभी ठीक हो गई है, तो इसी की वजह से जो पिलग्रिमेज है ये दोबारा से स्टार्ट कर दी गई है। करतारपुर कॉरिडोर है जो वो पाकिस्तान में जो गुरुद्वारा दरबार साहिब है उसको डेरा बाबा नानक श्राइन है, जो डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा साहिब है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में, उनके साथ कनेक्ट करता है। जो गुरुद्वारा दरबार साहिब है पाकिस्तान में, इसको फाइनल रेस्टिंग पीस माना जाता है। जो सिखिज्म के जो सिखों के पहले गुरु थे श्री गुरु नानक देव जी, उनका फाइनल रेस्टिंग प्लेस माना जाता है। और जो श्री गुरु नानक देव जी थे ये सिखिज्म के फाउंडर भी थे। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। और अगर आप पंजाब के कोई अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज रावी। आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि जो रावी नदी है ये किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मुख्यमंत्री लाडली बहना स्कीम हैज बीन रिलीज्ड इन विच स्टेट इन इंडिया। मुख्यमंत्री लाडली बहना स्कीम भारत के कौन से राज्य में रिलीज की गई थी। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हो। सो जो लाडली बहना योजना है ये एमपी गवर्नमेंट की है। ये थोड़ा टाइम पहले रिलीज की गई थी, जब तब भी हमने डिस्कस किया था। अभी उसमें जो एज लिमिट है वो कम कर दी गई है। एक्चुअल में एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है वुमेन के लिए। पहले जो इसकी एज थी वो क्या थी, 23 से लेकर 60 ईयर्स तक उनको 1000 रुपए हर महीने उनको अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन थी उनको ये दिया जाना था। अभी जो है 2 इंस्टॉलमेंट्स देने के बाद गवर्नमेंट ने बोला है कि जो इसकी एज है वो हम कम कर देंगे। और यहाँ पर ये भी है एक जो आप बोल सकते हैं एलिजिबिलिटी है कि दे शुड बी मैरिड एंड फुलफिल द अदर एग्जिस्टिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वुमेन को फुलफिल करना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जो इसकी एज है कम कर दी गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Nong Hyuk Bank has been included in second schedule in the RBI Act 1934. It is based in which country? नोंग ह्यूप नाम का एक बैंक है जिसको रिसेंटली आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है। ये जो बैंक है कौन से देश में बेस्ड है? ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन सी है साउथ कोरिया एंड ऑप्शन डी है ताइवान। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन इशू की है कि जो कोरियन नोंग ह्यूप बैंक है इसको सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 में इंक्लूड किया गया है। ये जो फॉरेन बैंक है ये साउथ कोरिया में बेस्ड है, साउथ कोरिया के सियोल में जो वहां की राजधानी है। ये जो बैंक है ये इंडिया में 2016 से एक्टिव था। सेकंड शेड्यूल में लिस्ट होने का क्या मतलब है कि बैंक को आरबीआई के द्वारा बहुत सारी फैसिलिटीज एक्सेस करने का मौका मिल गया, जिसमें लिक्विडिटी सपोर्ट जो रेपो फैसिलिटीज है वो भी इंक्लूडेड है, क्लियरिंग सर्विसेज हो गई है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ऑप्शन वगैरह हो गई। ये बैंक की कंट्रीब्यूशन को भी बूस्ट करेगा एग्रीकल्चरल फाइनेंस और रूरल डेवलपमेंट में। तो आपको ये जो पॉइंट्स है वो ध्यान रखने हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2023? आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो कि इस साल इंडिया में होने वाला है उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है शाहरुख खान, ऑप्शन सी है हरमनप्रीत कौर एंड ऑप्शन डी है एमएस धोनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 कैंपेन भी एक लॉन्च किया है जिसका नाम है इट टेक्स वन डे। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो है इंडिया में होगा 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर के बीच में। यहाँ पर आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इंडिया हैज गिफ्टेड इट्स इन सर्विस आईएनएस किरपान टू विच कंट्री? हाल ही में भारत ने जो सर्विस में इनकी इंडियन नेवल शिप थी किरपान, कौन से देश को गिफ्ट की है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है मालदीव एंड ऑप्शन डी है म्यांमार। यहाँ पर आप इसका सोर्स देख सकते हो। सो इंडिया ने अपनी जो इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस किरपान थी वियतनाम को गिफ्ट की है टू रॉबस्ट द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दोनों देशों में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए स्पेशली इन द मैरीटाइम डोमेन पहली बार हुआ है कि इंडिया ने एक फुली ऑपरेशनल कॉर्वेट किसी फॉरेन फ्रेंडली कंट्री को गिफ्ट की है। तो इसी वजह से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप इसका सोर्स भी देख सकते हो, पिक्चर भी देख सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज so the question is the Ganga river is originated from option A is Yamunotri, option B is Siachen, option C is Gomukh and option D is Pamir Nod। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गंगा रिवर है इट ओरिजिनेट्स इन द हिमालय माउंटेन्स। कहाँ पर? गोमुख में, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर का टर्मिनस है। जब गोमुख जो इस ग्लेशियर की जो गंगोत्री ग्लेशियर है इसकी जो आइस है बर्फ है वहां पर जो मेल्ट होती है पिघलती है तो ये भागीरथी रिवर के बहुत ही क्लीन वाटर जो है भागीरथी रिवर का होता है। भागीरथी रिवर बनती है इससे। भागीरथी रिवर जब हिमालय से नीचे को आती है तब ये अलकनंदा रिवर को ज्वाइन करके गंगा रिवर बनाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो गंगा रिवर है ये गोमुख या फिर गंगोत्री ग्लेशियर कुछ भी पूछ ले जाए वहां से ओरिजिनेट होती है। वहां से एक्चुअल में भागीरथी रिवर की फॉर्म में ये ओरिजिनेट होती है। बाद में अलकनंदा रिवर इसको इसके साथ ज्वाइन करके दोनों मिलके गंगा रिवर बनाती है जो कि प्लेन्स में यूपी के हरिद्वार के में एंटर होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज गोमुख। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक है जहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज मिल जाएंगे। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।